हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट लेक्चर ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जाना था। वहाँ तक हमने कवर किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली इन रिस्पॉन्स टू द वायलेशन ऑफ एमसीसी लोकसभा इलेक्शंस में ईसीआई हैज रिसेंटली इशूड डायरेक्टिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू यूटिलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एथिकली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एथिकली यूज़ करें, ऐसा उसने ईसीआई ने अपने डायरेक्टिव्स में मेंशन करा। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? यहाँ से हमारे पास ये न्यूज़ तो छोटी 2 लाइन की हो गई, लेकिन हमने उठाना है एमसीसी को। एमसीसी क्या है? इसे 1960 में लाया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड स्टेट इलेक्शंस ऑफ केरला, उसमें इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। And nature is the set of guidelines laid by ECI in consensus with political party to govern conduct of political parties and candidates to ensure free and fair elections. Free and fair elections कैसे होने चाहिए, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स दिए जाते हैं कि आप इनको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो फेयर इलेक्शंस नहीं माना जाएगा। Election Commission derive its authority from Article 324, which provides power of superintendence, direction and control of elections to Parliament, State Legislature, President and Vice President office. Although Constitution doesn't explicitly mention about MCC, यानी कि Constitution में MCC के बारे में कोई बात नहीं की। Now scope of applicability, it applies to all political parties, their candidates and polling agents, government in power and all government employees. अब इसके तहत जो एमसीसी होता है, उसके तहत कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो मना है, नहीं कर सकते। नो पॉलिसी और प्रोजेक्ट स्कीम कैन बी अनाउंस दैट कैन इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर। आप कोई पॉलिसी नहीं मेंशन कर सकते, कोई प्रोजेक्ट आप नया नहीं बता सकते कि करेंगे और ये नहीं कर सकते। उसके दूसरा क्या है? अवॉइड एडवर्टाइजिंग एट कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। तो पब्लिक एक्सचेकर मीन्स सरकारी पैसे से आप ये हमारा जो खर्चा होता है ना इलेक्शन कैंपेन्स, उसका खर्चा आप सरकारी पैसे से नहीं कर सकते। पार्टी की खुद का जो फंड है उससे करें, पर सरकारी पैसे से आप ये काम नहीं कर सकते। आई डोंट नो ये बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा है। ओके। सो प्रोहिबिशन ऑफ एनी एडहॉक अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट और पब्लिक अंडरटेकिंग। किसी भी एडहॉक अपॉइंटमेंट को, मतलब जो टेम्पररी अपॉइंटमेंट है, उसको नहीं करना है गवर्नमेंट या पब्लिक अंडरटेकिंग। Holding public meeting during 48-hour period before the hour fixed for closing of poll. Ban of government resources like transport machinery and etc. for campaigning. मतलब किसी भी तरीके से आप सरकारी पैसा, सरकारी रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकते। मिनिस्टर ऑफ और कैंडिडेट्स कैनॉट सैंक्शन ग्रांट्स और पेमेंट फ्रॉम डिस्क्रिशनरी फंड। अब इसका ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी, एमसीसी जो है ये ऑपरेशनल सिंस इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है उसके बाद से ये ऑपरेशनल हो जाता है, और कब तक रहता है? जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाते। दिस पीरियड हैज बीन upheld बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन हरबंस सिंह जलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इन 1997। Consequences of violation, MCC has no statutory backing। ठीक है, so violation cannot be prosecuted under code. However, certain provisions are enforceable through corresponding provision in statutes like BNS, RPA of Representation of People's Act. For instance, publishing false statement about candidates' character is a corrupt practice under Section 123 of RPA Act. Impersonation of voters is an electoral offence under Section 172 of भारतीय न्याय संहिता। यानी कि स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है इसके पास, कोई लॉ नहीं बना है इसको स्टैब्लिश करने के लिए, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बैकिंग है। इसी वजह से इसको प्रोसिक्यूट, यू कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, बट इन्फोर्सिएबल है। सर्टेन प्रोविजंस जो है वो इन्फोर्सिएबल है, जहाँ जो हमने देखा स्टेटमेंट, करप्ट प्रैक्टिसेस, इम्पर्सनेशन ऑफ वोट, etc. ना लोकसभा इलेक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्यों खबर में था? क्योंकि लास्ट ईयर लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं, तो लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। System of elections, territorial representation for election of member to Lok Sabha. Under this, every member of legislature represent a geographical area under its constituency, known as constituency. ठीक है, मतलब एक जोग्राफी के जो कॉन्स्टिट्यूंसी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर खड़ा होता है और वो लड़ता है, तो वही बात की गई कैसे होता है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड, सो कॉन्स्टिट्यूंसी इज नोन एज सिंगल मेंबर
constituency. In this system, a candidate who secure majority of vote is declared elected. ड्यूरेशन क्या होता है लोकसभा का? इट इज़ नॉर्मली 5 years फ्रॉम डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन. इसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है 5 साल के बाद. लेकिन प्रेसिडेंट के पास वो अथॉरिटी है कि वो डिसॉल्व कर सके लोकसभा एट एनी टाइम बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years, एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट. मतलब ये प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है कि लोकसभा को डिसॉल्व क्यों किया गया, कर दिया गया, तो उसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते. इट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पीरियड बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट अ टाइम. तो 1 साल के लिए हम नेशनल इमरजेंसी जो जब लगती है देश में, तो उस टाइम पे लोकसभा का जो पीरियड है वो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है लॉ के थ्रू. लॉ आप एक बिल पास करेंगे और उसके थ्रू आप लोकसभा के ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं. However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after emergency has ceased to operate. तो जब इमरजेंसी खत्म हो गई है उसके बाद 6 महीने, मतलब इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 महीने तक ही आप सिर्फ मैक्स टू मैक्स एक्सटेंशन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ, इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? आर्टिकल 324 to 320 विच इज एनश्राइंड इन पार्ट 15. तो हमारा पार्ट 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इलेक्शंस की बात करता है. तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी याद रखने ज़रूरी है. अगर आप सीक्वेंस वाइज पूरे पार्ट्स आप याद रख पाए, पार्ट 1, पार्ट पार्ट 22, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. नाउ हमारा अगला जो टॉपिक है आर्टिकल 329B. क्यों न्यूज़ में था? रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वोक्ड आर्टिकल 329B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट टू लिमिट जुडिशियल इंटरवेंशन इन इलेक्टोरल प्रोसेस. तो जुडिशियल इंटरवेंशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपना ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे इलेक्शंस में, इसके लिए आर्टिकल 329 को इलेक्शन कमीशन ने इन्वोक किया. अब क्या है आर्टिकल 329? says कि no election to parliament or state legislature shall be questioned except through an election petition filed as prescribed by law made by the appropriate legislature. यानी कि वोट जब तक वोट करके आप इलेक्शन को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप जज नहीं कर सकते और आप उसको अपने अंदर नहीं ले सकते. सिर्फ एक किसी सर्टेन सिचुएशन में आप ले सकते हैं जबकि इलेक्शन पेटिशन फाइल किया जाए, और वो भी तब जब एक लॉ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ पेटिशन फाइल की जाए, तब सिर्फ तभी आप इलेक्टोरल प्रोसेस को जुडिशियल इंटरवेंशन के अंदर ला सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट इन एनपी पन्नूस्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर नम्माकल कॉन्स्टिट्यूंसी एंड ओआरएस 1952 का जो केस है, states that one ECI officer notifies the election process. Once ECI officially notifies the election process, court cannot intervene or interfere. सुप्रीम कोर्ट का खुद का भी एक जजमेंट आया था कि जब ECI अपना इलेक्शन प्रोसेस डिफाइन कर देती है तब कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता. और ये केस था एनपी पन्नूस्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर 1952 नमक्कल कॉन्स्टिट्यूंसी में. Under RPA 1951, Section 80 states that validity of any election cannot be challenged or questioned except by filing an election petition. Election petitions are filed in concerned state high court, which has original jurisdiction over them. Appeals lie with Supreme Court of India. तो क्या कहता है सेक्शन 80? दैट किसी भी इलेक्शन के वैलिडिटी को चैलेंज या क्वेश्चन नहीं किया जा सकता जब तक कि इलेक्शन पेटिशन फाइल ना किया. तो ये एक्ट है आरपीए एक्ट, उसका सेक्शन 80 जो है वो ये चीज़ कहता है. इलेक्शन पेटिशंस आर फाइल्ड इन कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट विच हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. तो हाई कोर्ट में ही पेटिशन फाइल की जाती है. इसकी जो अपील है ये सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है. एंड इलेक्शन पेटिशन कैन बी फाइल्ड बाय एनी कैंडिडेट और एन इलेक्टर रिलेटिंग द इलेक्शंस पर्सनली. इलेक्टर मीन्स अ पर्सन who was entitled to vote at the election to which the election petition relates. इलेक्टर यानी कि जो भी वोट दे रहे हैं वोटर, तो और किसी भी कैंडिडेट के थ्रू ये काम किया जा सकता है. हमारा अगला टॉपिक है नॉमिनेशंस इन इलेक्शन. रिसेंटली अ कैंडिडेट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड टू लोकसभा एज द नॉमिनेशन पेपर ऑफ द ऑपोजिट कैंडिडेट वाज रिजेक्टेड बाय रिटर्निंग ऑफिसर. तो उसका कॉम्पिटिशन ही नहीं था क्योंकि उसके जो अपोजिट में लड़ रहा था उसका रिजेक्ट कर दिया गया था. नॉमिनेशन पेपर क्या होता है?
Section 33 of RPA Act 31 contains requirement for a valid nomination. For filing of nomination in a constituency, candidate from recognized political party should have one proposer. तो किसी जो भी पॉलिटिकल पार्टी का है एक प्रपोजर जरूरी है उसके कैंडिडेचर को रिकॉग्नाइज करने के. Candidates from independent or unrecognized party should be subscribed by 10 proposals. अगर कोई इंडिपेंडेंटली लड़ रहा है या फिर उसकी पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है तो उसको फिर 10 प्रपोजल्स चाहिए. अगर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है तो एक प्रपोजल चाहिए, लेकिन अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है और वो इंडिपेंडेंट है तो 10 प्रपोजल. प्रपोजर्स शुड बी इलेक्टर्स फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो प्रपोजर जो है वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टर भी होने चाहिए जो प्रपोज करेंगे कि आप बैक कर रहे हैं कि हाँ ये खड़ा हो रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो इलेक्टर होने चाहिए. ठीक है. सेक्शन 33 ऑफ आरपीए एक्ट ऑल्सो डील्स विद नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वैलिड इंफॉर्मेशन. Recently, Supreme Court held that election candidates have right to privacy as regard to matters which are of no concern to voter or any irrelevant to candidature of public. तो यानी कि वो मैटर जो कि पब्लिक को नहीं अफेक्ट कर रही है, उस कोई कंसर्न नहीं है पब्लिक, वो मैटर उन मैटर्स को ना ही डिस्क्लोज किया जाए तो सही है, बिकॉज राइट टू प्राइवेसी सबके पास है. इलेक्शन कैंडिडेट्स ऑल्सो हैव राइट टू. नाउ सेक्शन 36 ऑफ आरपीए provides for scrutiny of nomination and empowers returning reject nomination on ground of defect or substance. तो इसी सेक्शन के थ्रू ये जो न्यूज़ आई है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उस बंदे की नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट किया. सो सेक्शन 36 गिव्स देम द पावर. रीपोलिंग. ECI conducted repolling for Lok Sabha general election in various polling stations of Manipur and Arunachal Pradesh. तो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कई सारे पोलिंग स्टेशंस पे री-इलेक्शंस किए गए, रीपोलिंग किए गए. अब इससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या है रीपोलिंग से रिलेटेड एक्ट में हमें देखने को मिलता है. Circumstances under which repolling is needed on account of natural calamity or violence due to damage or destruction of voting machines, countermanding of election on account of vote capturing, on account of death of candidate of recognized political party. तो ये सारे कंडीशंस हैं जिसके थ्रू ये आरपीए एक्ट के अंदर में ये कंडीशंस दिए हुए हैं जिससे कि रीपोलिंग की जा सकती है. कंडीशंस हैं. साइलेंट पीरियड. साइलेंट पीरियड वाज ऑब्जर्व्ड इन द स्टेट वेयर लोकसभा इलेक्शंस वर हेल्ड. साइलेंट पीरियड है क्या? जहाँ पे भी जिस भी स्टेट्स में लोकसभा इलेक्शंस किए गए थे वहाँ साइलेंट पीरियड को ऑब्जर्व किया गया. ये क्या है साइलेंट पीरियड? इट इज़ बैन ऑन पॉलिटिकल कैंपेनिंग बिफोर वोटिंग. तो जैसे वोटिंग होने वाली रहती है ना तो उसके पहले पॉलिटिकल कैंपेनिंग नहीं हो सकती, तो वो चीज़ के ऊपर बैन होता है. यही है साइलेंट पीरियड. इट बिगिंस 48 आवर्स बिफोर द वोटिंग डे एंड एंड्स आफ्टर पोलिंग एंड्स. ठीक है. कब शुरू होता है? 48 hours before voting day and ends after polling day. Some prohibitions under RPA Act during this period, however, Act does not use the term silent period. Section 1 मतलब यानी कि Act में silence period term mention नहीं है, ये convention की तरह हम use कर रहे हैं. Section 126 subclause 1 prohibits displaying of any election matter using television or similar apparation of election matter through any entertainment like musical concert. Section 126A prohibits conducting exit polls and displaying their results using print or electronic. Section 126(1)(b displaying result of any opinion poll. तो ये सारी ही चीज़ें बैंड है अंडर आरपीए एक्ट. ठीक है. One candidate, multiple constituency. Constitution has empowered Parliament to regulate the manner of conducting elections. Therefore, contesting from multiple constituency has been dealt with RPA Act 1951. So under the Act, there was no limit on number of constituency a candidate could contest until 1996. कि पहले क्या था कि कोई लिमिट नहीं थी कि कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी आप कितने बार contest करते हो. अब लेकिन वन कैंडिडेट एंड इसका जो प्रोविजन है आर्टिकल अंडर आरपीए 1950 वो क्या है? सबसेक्शन 33(7) ऑफ आरपीए it allows a candidate to contest from 2 seats. 2 seats आप लड़ सकते हो. It was introduced through amendment in 1996, prior to which there was no bar
on number of constituency. And section 70 of this act, it stipulates that a candidate can hold only one seat at a time, regardless of whether she has been elected more than one seat. तो यहाँ पे 33 में बोला गया कि कम कर दिया गया कि आप 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हो, आपके पास आपको लगता है कि इससे नहीं जीतोगे तो आप उससे जीतने का चांस है, लेकिन सिर्फ 2। और फिर सेक्शन 70 बोलता है कि लेकिन आप सिर्फ एक ही सीट एक टाइम पे रख सकते हो। इससे मतलब नहीं है कि आप कितने जगह से जीत रहे हो। Thus, if a candidate wins from 2 seats, by-election is necessary from the seat he or she vacates. तो जो बाई इलेक्शंस होते हैं हमारे, इसी वजह से कि अगर 2 सीट से जीत रहा है वो कह रहा है तो 1 सीट तो छूटेगी ना, तो उस पर फिर से इलेक्शन होगा। तो ये हमारा हो गया वन कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। हम आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग। बाय।